कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पहले आप लोगों ने सीखा ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होंगे तो उस केस में आपके पास कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास पार्टिसिपेट करने वाला है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास किन एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी आप लोगों ने याद किए। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट्स IOC का और OOC का, और उससे पहले आपने देखी कि आखिर अप्रोच क्या होने वाली है आपके पास VBT की। तो VBT के अंदर बेसिकली आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके बेसिस के ऊपर आप ये बताते हो कि आपके पास बनने वाला कॉम्प्लेक्स IOC है या फिर आपके पास OOC है। उसके बाद आपने वहां पर कंक्लूड किया कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है D0, D1, D2 या D3, यानी कि D0 से D3 वाले कॉम्प्लेक्स आपके पास हमेशा बनने वाले हैं IOC। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D8, D9 या D10, यानी कि D8 से D10 वाले कॉम्प्लेक्स आपके पास हमेशा बनने वाले हैं OOC। उसके बाद आपने कहा कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 होती है तो उस केस में आपको IOC भी देखने को मिलते हैं और आपको OOC भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास फर्क होता है लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स के अंदर VBT ने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास लिगेंड के साइड के ऊपर, लिगेंडिंग साइड के ऊपर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उस केस में आपके पास वो लिगेंड्स कैसे होते हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, तो वो आपके पास बॉन्डिंग करते हैं ND ऑर्बिटल से और बनाते हैं OOC। अगर आपके पास लिगेंड के लिगेंडिंग साइड के ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आपके पास वो लेस कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और वो बॉन्डिंग करते हैं N-1D ऑर्बिटल से, और वो आपके बनाने वाले हैं IOC। तो आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि D4 के अंदर आपके पास IOC OOC कब बनेगा, एग्जांपल्स भी देखेंगे। D5 के अंदर भी हम लोग वही करने वाले हैं, और D6 के अंदर भी हम लोग वही करेंगे, और साथ में पढ़ेंगे एक स्पेशल केस जिसके अंदर आप लोग चेक करते हो कि आपके पास स्पिन इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपको IOC भी देखने को मिलेगा और OOC भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल तो उस केस में आपको D6 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक स्पिन इक्विलिब्रिया देखने को मिलता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू RJ Academy यूट्यूब चैनल। सो दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हर लेक्चर के अंदर आपको मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली आप इस लेक्चर के ऊपर आए हो तो पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको जाना है सीधा RJ Academy के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। वहाँ पर जाकर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसा कि आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाया जाता है उस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर जाकर चीज़ों को खत्म करने वाले हैं। तो 15 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर हमने बात की थी कि आखिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं आपके पास VBT के, जिसके अंदर आपने कहा कि आपके पास यहाँ पर एक ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो उस केस में आपके पास कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाला है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास किन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोगों ने एज सच याद कर लिए हैं। मैंने आपको समझा दिया है। समझ अगर आप लोग लोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। उसके बाद आपने कहा कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉम्प्लेक्स का, वो बेसिकली आपके पास बराबर होता है नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बराबर, तो वो भी आपने याद किया। उसके बाद आपने पढ़ा पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि आखिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा IOC का और OOC का। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर अप्रोच क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो अप्रोच के अंदर आपने कहा कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पहले आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स को आप थ्रू एक्सपेरिमेंट्स डिटरमाइन करते हो कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपने निकाल लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको ये बता देगा कि आखिर आपके पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर आपको वो पता चल गया तो आप बड़े इजीली डिटरमाइन कर पाओगे कि आखिर आपके पास IOC बनेगा या फिर आपके पास OOC बनेगा। अब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया, राइट, काफी सारे कॉम्प्लेक्स का उन लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया, और उसके बाद उन्होंने जनरली कंक्लूड कर दिया कि भाई कुछ लिगेंड्स आपके पास ऐसे हैं जो जनरली बना रहे हैं IOC, कुछ लिगेंड आपके पास ऐसे हैं जो आपके पास बना रहे हैं यहाँ पर OOC। तो जो लिगेंड्स IOC को बनाते हैं उनका कह दिया गया कि उन लिगेंड का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बिहेवियर है, और जो लिगेंड्स बना रहे हैं OOC यानी कि वहां पर पेयरिंग नहीं हो रही
होगी, तो उन लिगेंड के बिहेवियर क्या कह दिया गया है कि आपस में कैसे है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। आई होप कि आपको एक रिवीजन भी मिल गया होगा और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें याद भी होंगी। तो आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है D0 से D3 तो आपके पास हमेशा बनने वाला है IOC, यानी कि अगर आपके मेटा सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन D0, D1, D2 या D3 होती है तो उस केस में आपके पास सारे के सारे लिगेंड्स कैसे काम करते हैं, एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलना आपके लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वैकेंट N-1D ऑर्बिटल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं IOC बनाने के लिए। तो D0 से D3 हमेशा बनने वाला है IOC। सिमिलरली अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D8 से D10 तो आपके पास हमेशा क्या बनने वाला है, OOC बनने वाला है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और आपको इनके एक एक एग्जांपल्स तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। एग्जांपल्स को लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट 3D सीरीज़ के जो मेटल्स हैं वो आपको याद रहे। मैं आपको काफ़ी बार वो याद करवा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, है ना। वो सीरीज़ क्या आपके पास, साइंस, टीचर, वेरी, क्रूशियल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक। आपको इस तरीके से इसको याद करना है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस इज 21, दिस इज योर 22 एटॉमिक नंबर, दिस इज योर 23 एटॉमिक नंबर, 24 एटॉमिक नंबर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपके पास, दिस इज योर D1 केस, दिस इज योर D2, दिस इज योर D3, यानी कि आपके पास क्या होगा 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। इस तरीके से आप यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को भी आराम से याद कर सकते हो। तो ये सीरीज़ आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सीरीज़ याद नहीं होगी तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप लोग याद कर सकते हो तो आप यहाँ पर 3D के साथ साथ 4D को भी याद कर लीजिए एंड साथ साथ आप लोग 5D को भी याद कर लीजिए। उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप लोग जाओगे 3D से 4D के अंदर, आप जाओगे 4D से 5D के अंदर, तो आपके पास जो ND ऑर्बिटल्स है वो काफ़ी डिफ्यूज्ड हो जाते हैं और अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के अगर आपके पास मेटल आयन होंगे तो उस केस में जो लिगेंड है वो हमेशा बॉन्डिंग करते हैं N-1D ऑर्बिटल से ही, और अगर ऐसा होगा तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं IOC को बनाना इन केस ऑफ 4D और आपके पास 5D सीरीज के अंदर। 3D के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या था, IOC भी बनेगा और आपके पास OOC भी बनेगा। तो कब चीज़ें क्या बनने वाली है वो डिपेंड करता है कि आखिर आपके पास लिगेंड क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज स्पिन इक्विलिब्रिया आपके पास आने वाला है, जहां पर आपके पास IOC भी बन सकता है और OOC भी बन सकता है। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। तो किस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा देखने को मिलने वाला है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले आपको लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो राइट, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगेन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं हुआ सब्सक्राइब भी कर लो यार। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर भी आप लोग कर दीजिए भाई वीडियो को, ताकि थोड़ा सा हम भी ग्रो कर पाएं। राइट, तो आपके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन होगी लेट्स से D4, राइट, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन के ऊपर D4, तो उस केस के अंदर आपके पास IOC भी बन सकता है और आपके पास OOC भी बन सकता है। अगर आपके पास जो लिगेंड होगा उसका बिहेवियर एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में आपके पास D4 कैसा होता है भाई, D4 आपके पास बनने वाला है कुछ इस तरीके से। आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं 5 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस टाइम के ऊपर इसके पास क्या है, N-1D ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास D ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अगर आपको यहाँ पर IOC बनाना है तो मिनिमम आपको 2D के ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास आने वाला लिगेंड अगर आपके पास एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम कर रहा होगा तो उस केस में आपके पास यहाँ पर हो जाती है फोर्स पेयरिंग। आपके पास इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और आपको यहाँ पर 2 वैकेंट N-1D ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। साथ में आपके पास NS भी है, 3 आपके पास NP के हैं, तो 2 आपके पास N-1D के, 1 आपके पास NS का और 3 आपके पास NP के मिलकर बना लेंगे 6D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसके अंदर आपके पास लिगेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके साथ क्या होने वाली है, आपके पास बॉन्डिंग होने वाली है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है भाई, 2 फोर्स पेयरिंग हुई है और आपके पास जो μSO क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 0। व्हाट इज μSO? μSO इज मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ स्पिन ओनली। हम इसको पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट
मोमेंट है वो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके पास ऑर्बिटल की वजह से भी हो सकता है और स्पिन की वजह से भी हो सकता है। तो आपने कहा था कि अगर आपके पास मेटल आयन 3D सीरीज का होगा तो उस केस में आपके पास जो ऑर्बिटल का मोमेंटम होता है वो कंप्लीटली क्वेंच्ड हो जाता है, इसीलिए आप लोग वहां पर म्यू स्पिन ओनली की ही बात करते हो। तो लेट्स से कि अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है, मैं आपके पास पहले कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, ये रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स क्रोमियम CO6 प्लस का 2, इसका कैलकुलेट किया गया मैग्नेटिक मोमेंट जो कि आपके पास निकल आ गया 0, राइट। अगर ये 0 आया है देन डेफिनेटली आपके पास अगर कॉन्फिगरेशन ये रही होगी D4 के अंदर, तो आपके पास अगर यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली 0 है तो आपके पास यहां पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहे होंगे। अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली 0 नहीं आता, राइट। वो कितना आता आपके पास, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पास होता है n इंटू में n+2, जहां पर आपके पास n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो अगर आपके पास यहां पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो आपके पास म्यू स्पिन ओनली 0 नहीं आता। क्योंकि ये 0 आया है इसीलिए आपने क्या कह दिया कि इसके अंदर 2 आपके पास फोर्स पेयरिंग रही होगी, और अगर आपके पास फोर्स पेयरिंग हो रही है तो आपके पास n-1d खाली रह गया होगा, और अगर आपके पास अब ये खाली है तो आपके पास यहां बनने वाला है D2sp3, और आपने यहां पर कह दिया कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये IOC कॉम्प्लेक्स है। अब इसको VBT ने कैसे एक्सप्लेन किया, VBT ने कहा कि आपके पास यहां पर जो CO है ना, दिस CO इज बेसिकली व्हाट, ये आपके पास इसकी लिगेंडिंग साइड के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। अगर इसकी लिगेंडिंग साइड के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा, लेस कॉन्ट्रैक्टेड होगा, लेस कॉन्ट्रैक्टेड होगा, यानी कि आपके पास क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा ये। और अगर ये आपके पास ज्यादा बड़ा है तो लेस रेडियल एक्सपेंशन वाले ऑर्बिटल से ये आपके पास बॉन्डिंग करने वाला है। तो ND की जगह ये बॉन्डिंग करता है आपके पास n-1d के साथ और बना लेता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बाद में इस टाइप के लिगेंड के बिहेवियर को उन्होंने क्या बोल दिया कि ये आपके पास कैसा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहां पर काम कर रहा है। वहीं अगर आपके पास यहां पर एग्जांपल में लेकर चलता हूं, लेट्स से क्रोमियम H2O6, तो अब आपके पास यहां पर लिगेंड क्या है भाई, H2O है। H2O किस साइड से बॉन्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, करता है ऑक्सीजन से, वो आपके पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि आपके पास ये क्या है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर आपके पास ये लिगेंड ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये ज्यादा रेडियल एक्सपेंशन वाले से, ज्यादा रेडियल एक्सपेंशन वाले ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेगा, यानी कि ये आपके पास जाना चाहेगा ND के पास। तो यहां पर आपके पास ND के 2 ऑर्बिटल, 3 आपके पास P के और 1 आपके पास S के, मिलकर क्या बनाने वाले हैं, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, OOC भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझाया कैसे गया होगा, पहले किया गया होगा एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि आपके पास यहां पर म्यू स्पिन ओनली कितना निकल कर आया, इसका 4.90 बोर मैग्नेटॉन निकल कर आया, जो कि तभी निकल कर आएगा अगर इसके पास क्या होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आपके पास यहां पर n की वैल्यू क्या है, 4 है, इसके पास क्या होना चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो तभी हो सकते हैं जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इस टाइप से होगी। और अगर आपके पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके पास 2 n-1d की ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो वो पार्टिसिपेट ही कैसे करेंगे। तो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स को बोल दिया गया है OOC, और बाद में कहा गया कि इस टाइप के लिगेंड का बिहेवियर कैसा है, आपके पास एज ए वीक फील्ड ये काम कर रहा है। तो D4 के लिए आपने यहां पर 2 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। तो D4 के लिए अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो आप किस तरीके से एग्जांपल को लिखोगे भाई, आपके पास सीरीज आपके पास है, दिस इज साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेयर कॉपी, इतने से काम हो जाएगा। दिस इज योर D1 कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर D2 कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर D3 एंड दिस इज योर D4। अगर आपके पास इन सब के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का 2 है, क्योंकि अगर इनके ऊपर चार्ज प्लस का 2 होगा तो आपके पास जो 4s2 में इलेक्ट्रॉन है वो आपके रिमूव हो गए, यानी कि Cr+2 की कॉन्फिगरेशन आपस क्या होती है, D4 होती है। तो बस आपके पास मेटल आयन आ गया Cr। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, आपके पास प्लस का 2 होना चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपली इसके साथ लगा दो न्यूट्रल लिगेंड्स को। तो ये आपके पास यहाँ पर CO है, Cr है, ये आपके पास CO है। आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है क्योंकि आपके पास क्या है, पाई एसिड लिगेंड है। सीरीज कैसे याद कराई थी मैंने आपको, पहले आएंगे ग्रुप 17 वाले यानी कि हेलोजन्स, F नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव। उसके बाद आपके पास आने वाले हैं ग्रुप 16 वाले यानी कि H2O, फिर आपके पास आया ग्रुप 15 वाला यानी कि NH3, फिर आपके पास आने वाले हैं पाई एसिड लिगेंड्स। तो पाई एसिड लिगेंड जनरली आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो आपके पास एग्जांपल क्या बन जाएगा, Cr कोबाल्ट का 6, कोबाल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा दैट विल बी ऑन दिस मेटल आयन। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया है D4 का। साथ में आप चाहो
तो यहाँ पर लिख सकते हो क्रोमियम आपके पास बन जाएगा CN6, लेकिन अब आपको यहाँ पर चार्ज लगाना पड़ेगा -4, क्योंकि आपके पास CN के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो अगर मैं इसके वाले को X मान लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये X आपके पास CN के 6 लिगेंड है, एक के ऊपर चार्ज -1 आपने लिखा और -4, तो आपके पास X क्या आ जाएगा, +2 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो आप एग्जांपल्स भी यहाँ पर खुद से बना सकते हो। अगर आपको एग्जांपल चाहिए विद वीक फील्ड लिगेंड, तो आपको पता है कि आपके पास H2O क्या होता है भाई, ये आपके पास होता है वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपके पास 3D मेटल सीरीज के ऊपर +2 का चार्ज होगा। आई होप कि आपको सीरीज याद हो, मैंने आपको सीरीज दिखाई थी कि अगर आपको 3D ट्रांजिशन मेटल के अंदर आपके पास अगर +2 की स्टेट है तो उस केस में ये लिगेंड आपके पास रहेंगे एज ए वीक फील्ड लिगेंड। तो आप इनको लेकर एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर स्टेट होती है +3 वाली, तो उस केस में ये आपके पास रहेंगे वीक फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट +3 के साथ आपका जो H2O है वो बिहेव करता है आपकी तरह, आपके पास यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस एग्जांपल को अलग से आप याद रखना। बाकी आपके पास ये सब कैसे रहने वाले हैं, दीज विल बी योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो कुछ लिगेंड्स अगर आपके सामने होंगे तो आप एग्जांपल्स को बड़े इजीली बना पाओगे, एंड आई होप कि आप एग्जांपल्स को बना भी पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं वहां पर आपके डाउट को भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये कहानी थी आपके पास D4 की। अब बात करते हैं D5 की। D5 के अंदर भी वही बातें रहेंगी आपके पास। D5 आपके पास कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर पास रहेंगे 5 ऑर्बिटल, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 2 फोर्स पेयरिंग कर दूंगा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आपके पास यहाँ पर आ गया, ये वाला आपके पास यहाँ पर आ गया, तो आपके पास 2 N-1D खाली हो सकते हैं। ये खाली कब होंगे, जब आपके पास लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यानी कि पाई एसिड लिगेंड होगा। तो उस टाइप के लिगेंड हो गए, CN हो गया, CO हो गया, NO2 हो गया, राइट। अगर आपके पास ये लिगेंड होंगे तो उन केस के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, IOC आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपके पास यहाँ पर फोर्स पेयरिंग होगी। फोर्स पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है कैसे पता चला, आपने इस कॉम्प्लेक्स का पहले किया होगा, चेक किया होगा मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो वो आपके पास आया 1.73। अगर ये आपके पास 1.73 है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपके पास यहाँ पर जो मैटर सेंटर है उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर 2 फोर्स पेयरिंग रही होगी, एक चला जाएगा इसके साथ, एक चला जाएगा साथ, तो आपके पास यहाँ पर एक अभी भी क्या रह गया, आपके पास सिंगली अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर रह गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा μSO 1 × 1+2 का अंडर रूट, यानी कि 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से VBT ने सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया। वहीं अगर आपके पास लेट्स से कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 का 3, राइट। अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 का 3, तो आपके पास Fe के ऊपर क्या है, +3 चार्ज है। Fe+3 पे पास कॉन्फिगरेशन क्या होती है, D5 होती है। ये रहा आपके पास यहाँ पर इस तरीके से D5, क्योंकि आपके पास यहाँ पर H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये बाद में कहा गया है कि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, ये बाद में कहा गया है। पहले कैलकुलेट किया गया होगा इसका म्यू स्पिन ओनली, और म्यू स्पिन ओनली आपके पास यहाँ पर आया था इसका 5.91 बोर मैग्नेटॉन। ये तभी आएगा जब इसके पास क्या रहेंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 5 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर हैं तो आपके पास यहाँ पर ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो 2 ND के, 3 आपके पास NP का और एक आपके पास NS का मिलकर बनाएंगे 6sp3d2 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसके थ्रू आपके पास बॉन्डिंग होगी। और बाद में ये कह दिया गया कि इस टाइप के लिगेंड का बिहेवियर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, साथ में आप एग्जांपल्स को भी यहाँ पर आराम से लिख पाओगे। अब पढ़ते हैं एक केस D6 का, राइट। D6 का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, दोबारा भी आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। D6 में एक स्पेशल केस बनेगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर D6 कॉन्फिगरेशन है तो वो यूजुअली कैसी होगी, आपके पास यहाँ पर 5 में रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास यहाँ पर रहेगा ऑलरेडी पेयर्ड। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है FeCN6 4 नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पर Fe किसके अंदर है, Fe+2 में है। दैट में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, D6 की कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दी गई है। अब आपके पास CN कैसा होता है, एक पाई एसिड लिगेंड है। अगर ये आपके पास एक पाई एसिड लिगेंड है तो ये आपकी तरह काम करने वाला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगेन बाद में कहा गया होगा ऐसे, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया होगा, तो कैलकुलेट किया तो आपके पास निकल कर आ गया ये 0। अगर ये आपके पास 0 है दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा। अगर आपको इसको बताना है तो आपको इस तरीके से पेयरिंग
करनी होगी, यानी कि इसके अंदर क्या रहा होगा, दो आपके पास फोर्स पेयरिंग हो गई होगी। अगर दो फोर्स पेयरिंग आपके पास यहां पर है तो इसको यहां पर अब दो n-1d के ऑर्बिटल खाली मिल गए होंगे। अगर ये मिल गया है तो दो आपके पास n-1d का ऑर्बिटल, एक ns का ऑर्बिटल, तीन आपके पास np के ऑर्बिटल मिलकर बना लेंगे यहां पर 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसके थ्रू आपके पास यहां पर बॉन्डिंग होती है और बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपके पास, IOC यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि आपने यहां पर अंदर वाले d ऑर्बिटल्स को यूज किया है। साथ में अगर आपके पास यहां पर एग्जांपल है FeH2O6 प्लस का 2, तो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया होगा, तो वो आपके पास आया 4.90। ये तभी आ सकता है जब आपके पास क्या होंगे, यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आपके पास जो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास अनपेयर्ड ही रहे। अगर ये आपके पास अनपेयर्ड ही रहे तो आपके पास यहां पर n-1d के ऑर्बिटल्स ब्रैकेट नहीं है, यानी कि अब कौन पार्टिसिपेट करेगा, अब पार्टिसिपेट करेगा आपके पास ये nd के दो ऑर्बिटल्स, तीन आपके पास np के, एक आपके पास ns का, मिलकर बनाएंगे 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसके थ्रू बॉन्डिंग होगी और आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, OOC कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बाद में इस टाइप के लिगेंड के बिहेवियर को बोल दिया गया था एज ए वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर पेयरिंग नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक लेक्चर पहले कहा था कि अगर आपके पास IOC बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, साथ में आप वहां पर उसके नेचर को क्या बोलते हो, कोवलेंट नेचर भी बोल रहे थे। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा OOC तो आपके पास बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और उसके नीचे पास कैसा होगा, आयनिक वाला आपके पास नेचर होगा। तो ये रहा आपके पास IOC, ये रहा आपके पास OOC। क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास IOC है तो आपके पास पेयरिंग होगी, पेयरिंग की वजह से आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो रहा है, यानी आपके पास क्या बन रहा है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये पॉइंट तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर OOC है तो OOC के अंदर आपके पास फोर्स पेयरिंग नहीं होती है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से उतने ही आपके पास बाद में है। अगर ये आपके पास ज्यादा होंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, μSO भी आपके पास ज्यादा आएगा। अगर आपके पास μSO ज्यादा आ रहा है तो क्लियरली आप इस कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं आपके पास एक ऐसा एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये भी आपको बड़े इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने IOC को बोल दिया कोवलेंट नेचर का और मैंने OOC को बोल दिया आयनिक नेचर का। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, तो जरा उसको भी हम लोग यहां पर समझते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। आप यहां पर देखिए कि आपके पास यहां पर क्या है, D6 है। D6 के अंदर पहले क्या थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अगर आपके पास यहां पर IOC बन रहा है तो IOC यहां पास क्या बचा, बाद में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। पहले 4 थे, बाद में क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ 0 बचे। अगर आपके पास बन रहा है OOC तो इस केस में आपके पास क्या है, अब 4 ही आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि जितने पहले थे बाद में भी आपके पास उतने ही बचे रह गए। तो अब जरा याद करो कक्षा 11वीं और 12वीं जहां पर आप बात करते थे कि आखिर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर आप लोग बोलते थे कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व कर दूंगा तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर वापस से क्या बन जाएंगे, वापस से ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो उस आयनिक कंपाउंड के अंदर आपके पास एक कैटायन होगा, आपके पास एक एनायन होगा, जो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर को लॉस नहीं करते हैं। जो कैरेक्टर उनके पास पहले था वही आपके पास बाद में होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल बनेगा तो कोवलेंट कंपाउंड्स अगर आपके पास, अगर आप एटम्स को अलग अलग कर दोगे, जब वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग करने के बाद वो इंडिविजुअल कैरेक्टर को लॉस कर देते हैं और आपके मॉलिक्यूल का एक अलग ही कैरेक्टर होता है। तो क्योंकि आपके पास यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जब आपके पास यहां पर IOC बना है तो आपके पास यहां पर क्या बन गए हैं भाई, आपके पास पेयरिंग हो गई है। यानी कि आपके पास पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बाद में बचे 0, यानी कि इनका कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया है। पहले आपके पास 4 अनपेयर्ड थे, बाद में 0 है। कैरेक्टर में आपको चेंज देखने को मिला। अगर कैरेक्टर में चेंज देखने को मिला तो आप इनके नेचर को क्या बोल देते हो, कोवलेंट नेचर का है। वहीं आपके पास यहां पर क्या है भाई, आपके पास पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बाद में कितने रहे, आपके पास 4 ही रहे। यानी कि इन्होंने बॉन्डिंग के बाद अपने नेचर को चेंज नहीं किया। पहले भी 4 अनपेयर्ड, बाद में भी 4 अनपेयर्ड, तो बाद में आपने कह दिया कि आपके पास जो OOC होता है दिस इज व्हाट, दिस इज आयनिक इन नेचर। तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन होता है दैट इज व्हाई IOC
इज टर्म एज कोवलेंट एंड OOC इज टर्म एज आयनिक। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, बाकी मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो एक बार मैं इसके आंसर को भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। राइट, तो आपके पास जो OOC होगा, OOC बनते वक्त नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, नो फोर्स पेयरिंग एंड थस नेम्स एज आयनिक, यानी कि कोई फोर्स पेयरिंग नहीं हुई है तो उसके कैरेक्टर के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है, तो आपके पास एक कैसा होगा, आयनिक नेचर का होगा। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो आपने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड बनते वक्त आपके पास जो कंपाउंड होगा और जो इंडिविजुअल आपके पास वहां पर कैटायंस और एनायंस थे, उनके कैरेक्टर आपके पास क्या होते हैं, वही रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं और हम लोग बोल देते हैं कि आपके पास जो OOC है दिस इज आयनिक इन नेचर, और अगर आपके पास यहाँ पर होगा IOC तो फोर्स पेयरिंग टेक प्लेस एंड थस टर्म एज कोवलेंट नेचर, बिकॉज कैरेक्टर आपके पास चेंज हो रहा है ड्यूरिंग बॉन्डिंग। जब आपके पास खाली मेटल आयन था उस केस में आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अगर IOC बनेगा, IOC कब बनेगा, जब मेटल सेंटर की तरफ लिगेंड अप्रोच करेंगे, यानी कि लिगेंड जब अप्रोच कर रहे हैं उस टाइम पे आपके पास यहाँ पर इनका कैरेक्टर बदल रहा है। पहले थे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाद में बच गए 0, तो अगर आपके पास कैरेक्टर बदल रहा है तो आपने इसको बोल दिया नेचर आपके पास कैसा है, कोवलेंट नेचर आपके पास यहाँ पर इसका होगा। तो आई होप कि ये वाला आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो आपने यहाँ पर कहा है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स IOC होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, आपके पास उसका नेचर कोवलेंट होता है। अगर आपके पास OOC है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नेचर कैसा होता है, आपके पास आयनिक होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeS2O6 प्लस का 2, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो। ये भी आपके पास D6 कॉन्फिगरेशन का है, ये भी आपके पास D6 का है, लेकिन क्योंकि आपके पास CN लिगेंड का बिहेवियर एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो आपके पास यहाँ पर D6 होते हुए पेयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आपके पास पेयरिंग है तो आपको एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपके पास यहाँ पर H2O की बात करूँ तो H2O आपके पास क्या है, एज ए वीक फील्ड लिगेंड इसका बिहेवियर होता है। अगर इसका बिहेवियर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको यहाँ पर फोर्स पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी, और आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आपके पास एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सो दिस इज आयनिक इन नेचर, दिस इज आयनिक इन नेचर एंड दिस इज योर कोवलेंट इन नेचर। इस तरीके से भी आप यहां पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब एक कमाल की बात यह है कि अगर आपके पास Fe+2 के साथ, अगर आपके पास यहां पर Fe+2 के साथ 6 CN है तो आपने कहा कि CN आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पास क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर यही Fe2+ आपके पास 6H2O के साथ है तो पास क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लेट्स से कि आपके पास मैं एक ऐसा एग्जांपल रख दूं जहां पर आपके पास Fe+2 तो है, लेकिन साथ में आपके पास 4 CN के लिगेंड है और आपके पास 2 H2O के लिगेंड है, तो उस टाइप पे आपके पास ये हाई स्पिन रहेगा कि लो स्पिन रहेगा। तो आपने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था सिम्बायोसिस प्रिंसिपल। तो जो नंबर आप लिगेंड्स के आपके पास ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, CN के आपके पास 4 है, H2O आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है, तो जिन लिगेंड्स का नंबर आपके पास ज्यादा होता है वो डिसाइड करेगा कि आपके पास पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो किस नेचर का होगा। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर CN के 4 हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर CN के 4 हैं, तो ये H2O भी एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि CN आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये आपके पास इंडिविजुअली क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन क्योंकि आपके पास CN का नंबर ज्यादा है तो आपके पास यहाँ पर H2O भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, सिंपली आपके पास लो स्पिन का आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर H2O कर देता हूं 4 और CN कर देता हूं पास यहाँ पर 2, तो आपके पास यहाँ पर H2O क्या है, ज्यादा है। अगर आपके पास H2O ज्यादा है तो ये करेगा डिसाइड कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन की लो स्पिन। अगर ये आपके पास 4 है, ये आपके पास ऑलरेडी वीक फील्ड लिगेंड होता है, CN हालांकि SFL है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी 4 H2O है तो ये जो लिगेंड है इसके नेचर को क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड ही बना देंगे, और बस कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। इस इफेक्ट को आप लोग क्या बोलते हो, सिम्बायोसिस इफेक्ट बोलते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर पहले पढ़ा चुका हूं। तो जितनी बातें हम लोगों ने पहले की हैं वो सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उसका आगे जाकर बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं जब हम लोग CFT को पढ़ेंगे या फिर हम लोग इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को भी पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं 3 CN रख देता हूं और 3 रख दूंगा H2O, तो उस केस में आपके पास IOC बनने वाला है या फिर आपके पास OOC बनने वाला है, यानी कि हाई स्पिन बनेगा, या फिर आपके
पास लो स्पिन बनेगा, क्योंकि अब आपके पास लिगेंड ये भी 3 है और आपके पास ये भी क्या है 3 है, और आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना है +2 है। निकाल कर देखिएगा, आपके पास यहाँ पर है FeCN3H2O3, इसके ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव का चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको x मान लेता हूँ तो आपके पास x का Fe का क्या हो गया x हो गया, प्लस Cn आपके पास यहाँ पर 3 है, a के ऊपर चार्ज कितना -1, H2 आपके पास यहाँ पर कितने हैं 3 है, a के ऊपर चार्ज कितना 0, आपके पास क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आपके पास -1 यानी कि -1, तो आपके पास यहाँ पर x क्या आ जाएगा x - 3 = -1, यानी आपके पास x यहाँ पर आ गया है +2। और अगर आपके पास यहाँ पर Fe के ऊपर +2 है, दैट क्लियरली मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या है D6 है। तो आपके पास D6 तो है, लेकिन आपका ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा, ये आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन है, जिसका आंसर होता है कि दोनों ही हो सकते हैं। टेम्परेचर क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपके पास बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास टेम्परेचर कम होता है तो आपके पास बनने वाला है यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि लो स्पिन और हाई स्पिन के अंदर आपको एक इक्विलिब्रिया देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रिया जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इनके यहाँ पर बनने वाला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास बनने वाला है यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपके पास जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है FeCN3H2O3 नेगेटिव, स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर के ऊपर आपके पास चीजें डिपेंड करेंगी। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा दैट मीन्स आपने क्या कर रखा है, आपने उस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या दिया हुआ है एनर्जी दी हुई है। भाई अगर टेम्परेचर ज्यादा दैट मीन्स क्या एनर्जी आपके पास क्या है ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लो स्पिन में और हाई स्पिन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है स्पेयरिंग का, है ना। डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर स्पेयरिंग का आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये दो पेयरिंग आपके पास हो रखी है, ऑब्वियसली बात है कि अगर पेयरिंग होगी तो कुछ ना कुछ जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हल्की सी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास अपोजिट स्पिन के हैं और एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। तो जब भी पेयरिंग होती है तो आपका वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा क्या होता है हल्का सा स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा कर दूँ, यानी कि मैं इसको हीट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं भाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो जो मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं वो इस पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम कर देती है और वापस से इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर बिखेर देगी, राइट, बिखेर देगी। पर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो आपके पास यहां पर पहले आपके पास पेयर अप में थे ये आपके पास अलग अलग हो जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएंगे ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या करते हैं इस तरीके से बिखर जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वही बात मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा इक्विलिब्रिया बिटवीन लो स्पिन एंड हाई स्पिन। अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने एनर्जी को प्रोवाइड कर दिया और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ओवरकम कर देती है आपके उस पेयरिंग एनर्जी को, और आपके पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर वापस से पेयरिंग आपके पास नहीं होगी, अब बस क्या बन जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है यानी कि बाहर से आपने एनर्जी को प्रोवाइड नहीं किया तो कंपाउंड क्या बोलता है, कंपाउंड बोलता है भाई पेयरिंग कर लो, है ना, पेयरिंग कर लो, कम से कम मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो उस तरीके से ही आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हो। तो अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा एट लो टेम्परेचर आपके पास क्या बनने वाला है, बनने वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी आपके पास क्या बनेगा आपके पास बनेगा IOC। अगर ये IOC है तो उसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा पास, दिस विल बी D2sp3, राइट, D2sp3। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है पास यहाँ पर क्या हो जाएगा sp3d2, ये आपके पास बन रहा है OOC, ये आपके पास बन रहा है IOC, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनर d ऑर्बिटल्स, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके पास आउटर d ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास OOC बनता है तो इसकी शेप कैसी होती है, थोड़ी बहुत डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहेगी, है ना, हल्का सा आपको क्या देखने को मिलता है डिस्टोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास OOC है, आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपके पास अनपेयर्ड रहेंगे, यानी कि आपको देखने को मिलेगा एक रहेंगे आपके पास जो पहले से पेयर था, बाकी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 4 अनपेयर्ड। तो अगर आपके पास यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं दैट मीन्स आपके पास कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पेयरिंग हो रही है तो उस केस में पेयरिंग कब होगी भाई, जब टेम्परेचर कम होगा। अगर बाहर से सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर लेंगे आपके पास आपस में पेयरिंग कर थोड़ा सा उसको स्टेबल कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है पेयरिंग तो आपको यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिला, तो इसका आपके पास नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इसका नेचर होगा। इसके बाद ज्योमेट्री कैसी होती है, एकदम ऑक्टाहेड्रल आपको यहाँ पर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। अब आपके पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि आपके एग्जाम के अंदर भी पूछी जा चुकी है। आपको यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, राइट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको D6 के अंदर देखने को मिल रहा है स्पिन इक्विलिब्रिया। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स
टेट्राहेड्रल होता है तो उस केस में भी आपको एक स्पिन इक्विलिब्रिया देखने को मिलेगा D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, कॉन्फ़िगरेशन है D6, तो आपको स्पिन इक्विलिब्रिया देखने को मिल रहा है। और इस स्पिन इक्विलिब्रिया के दौरान आपके पास स्पिन जो है वो डेफिनेटली चेंज हो रही है ना। आपके पास यहाँ पर क्या थी, आपके पास यहाँ पर बनने वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो आपके पास ज्योमेट्री है वो यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल रहती है, वो यहाँ भी कैसी रहती है, ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। और आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास यहाँ पर है D2sp3 और आपके पास यहाँ पर क्या है sp3d2, यानी कि ज्योमेट्री आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ज्योमेट्री आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बट आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टाहेड्रल D6 वहाँ पर स्पिन इक्विलिब्रिया के अंदर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट एंड ज्योमेट्री रिमेन ऑलमोस्ट सेम। अब बात करेंगे आगे जाकर कि जब आपको इक्विलिब्रिया देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल के अंदर, D8 के अंदर, तो उस केस में क्या आपके पास हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट रहेगी, क्या ज्योमेट्री डिफरेंट रहेगी। इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा। इस पॉइंट के ऊपर से सिंपली क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे पास D6 कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, तो वहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है कि डिफरेंट रहती है, ज्योमेट्री सेम रहती है कि डिफरेंट रहती है। बड़े आराम से यहां से आपके पास एक MCQ बन सकता है। लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है that high temperature means high energy and this high energy will overcome the pairing energy and electron get shred, यानी कि बिखर जाते हैं, and thus high spin complex formation take place। अगर आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बिखर जाएंगे। अगर वो बिखर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अनपेड में जा रही है, यानी कि आपस क्या बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये एक आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपने पढ़ा है कि D6 केस के अंदर, जहां पर बस क्या बन रहा है, स्पिन इक्विलिब्रिया आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा ही एक अलग कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाला है D7 के अंदर भी, जिसको आप लोग बोलते हो केस ऑफ ट्रांसफरेंस, जो कि एक फेलियर रहेगा इस पर्टिकुलर थ्योरी का। लेकिन क्योंकि VBT ने यहां पर ट्रांसफरेंस थ्योरी को भी दिया था, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करता हूं D7 की, तो D7 की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, कुछ इस टाइप की आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। यहां पर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 1। तो अगर मैं यहां पर एक की पेयरिंग भी करा देता हूं, तो आप बस क्या बन जाएगा, मैक्स टू मैक्स आपके पास कुछ इस टाइप से चीजें बन सकती हैं भाई। आपके पास ये ऑलरेडी पेयर्ड था, एक आपने फोर्स पेयरिंग यहां पर करा दी है, अभी भी आपके पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन जो कि आपके पास यहां पर आएगा। यानी कि D7 के अंदर अगर मैं फोर्स पेयरिंग भी करा रहा हूं, तब भी मेरे पास n-1d ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आपको खाली मिल रहा है और आपको यहां पर चाहिए 2। तो आप क्लियरली बोल सकते थे कि आपके पास D7 के अंदर 2 आपको n-1d ऑर्बिटल मिलेंगे ही नहीं, और अगर ऐसा है तो आपके पास यहां पर कभी भी IOC बनेगा ही नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आपको D7 के अंदर भी IOC मिल रहा था। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, कोबाल्ट NO2 -4। तो अगर आपको D7 के अंदर भी IOC मिल रहा है तो उसको अब कैसे एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्लेन करने के लिए VBT लेकर आ गया केस ऑफ ट्रांसफरेंस, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस पर्टिकुलर थ्योरी का फेलियर भी रहा होगा। बाद में CFT बताएगी कि ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा होगा, इसीलिए आपके पास ये बन रहा होगा IOC। बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ने वाले हैं कि आखिर VBT किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाली है D7 के IOC कॉम्प्लेक्स को, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। अगर आपके फोन के अंदर RJ अकेडमी के नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन रेड कलर में है तो आपको उसको ग्रे करना है। ग्रे के साथ साथ आपको घंटी को भी बजाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए इस तरीके से नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।